साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पर एक अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हो चुका है और आपकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही और जिस पैटर्न पे मैंने आपको पढ़ाई कराया मोर और लेस वहां से क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं। तो डीबीटी जेआरएफ जो है वो आपका एग्जाम काफी अच्छा हुआ। जो जो सारी मेरी प्रिडिक्शन थी वहां से काफी क्वेश्चंस हिट हुए हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो हमारी डिटेल चर्चा होगी वो मैं अपना कोई भी व्यूज जो होगा वो चाहे एग्जाम के लेवल को लेकर हो या उसके कट ऑफ के लेकर हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे थे। बट मैं जब तक मैं खुद पेपर को नहीं देख लूंगा तब तक मैं उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। और बाकी आपका जब एक बार क्वेश्चन पेपर आंसर की रिलीज होगा तो उसके बाद हम डिटेल में आपको सॉल्यूशंस के वीडियो देंगे और उसके अलावा फिर हम उस पेपर के लेवल और एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में जो मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजों पे मुझे बात करना है, तो एटलीस्ट जिस तरीके से डीबीटी जेआरएफ का फीडबैक मिला कि ये पेपर जो आया था वो आपका लगभग मॉडरेट पेपर आपका था। ठीक है। और जहां से मैंने पढ़ाया लगभग चीजें वहां से मैच करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कॉन्फिडेंस आया या आपने या जिन लोगों को ऐसा कहना है कि पेपर थोड़ा इजी था, तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाँ डीबीटी जेआरएफ के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल शायद जो मेरे को रिव्यू मिले वहां पे पता चला कि रिव्यू न्यूमेरिकल्स जो थे वो थोड़े कम थे। बट कहने का सारांश ये है कि जो आपके क्वेश्चंस थे अगर वो बेसिक से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करके, ठीक है, तभी आपको हाई लेवल पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने रेप्लिकेशन अगर आपको पढ़ने जा रहे हो तो आप सीधा वॉटसन उठा लोगे। ठीक है, ये सब चीजें मत करिए। सबसे पहले रेप्लिकेशन को आप अपनी एक बेसिक बायोलॉजी बुक से पढ़िए जिससे आपने बीएससी पढ़ा होगा या ट्वेल्थ लेवल पे जिस बुक से आपने पढ़ा, तो पहले आप वहां से रीड करिए। उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप आके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने एक चीज और भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा और वो ये है कि इस चैनल की शुरुआत करते समय ही मैंने ये बोला था कि हम किसी भी जेआरएफ के एग्जाम को इंडिविजुअल या अलग नहीं लेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी बट हम उसको एज अपनी अपॉर्चुनिटी समझेंगे। और जेआरएफ जो एग्जाम है वो मेरे लिए एक ही है, तो हमारे पास कोई फियर नहीं होना चाहिए कि सर सीएसआईआर का आ रहा है तो आप डर जा रहे हो, डीबीटी का आ रहा है तो आप डर जा रहे हो, या आईसीएमआर। ठीक है, सबके अपने स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। और मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया है कि आईसीएमआर के टाइम पे भी मैंने पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, डीबीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। और इवन अगर आप मेरे, चूंकि एक्चुअली में क्या है ना कि मेरा मेरा जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सीएसआईआर के रिगार्डिंग आप करा दीजिए, तो पहली बात बेटा यह है कि अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है, लेस देन 20 डेज का टाइम बचा है। और आप एक चीज, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर मैंने रेप्लिकेशन अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो क्या डीएनए और आरएनए जो होगा वो सीएसआईआर के लिए बदल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीजें पढ़ा दी गई हैं, जो एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो यूनिवर्सल है, वो हर एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप मत सोचिए कि सर इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक पढ़ाई है। हाँ, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं कि आपको उसके लिए ज्यादा ध्यान देना है या उन पहलुओं पे ज्यादा ध्यान देना है, तो वो मैं गाइड करूंगा। बट अभी आपको इसके रिगार्डिंग कोई आपको विव्स मतलब वीडियोस में नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी मेरी भी अपने कुछ काम्स हैं जिनको मुझे देखने हैं, अपने कुछ वर्क है उनको भी निपटाना है। ठीक है, और बाकी अभी जो मेजरली जो मैं डील कर रहा हूं मैं आईसीएमआर और डीबीटी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मैं अभी केवल आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम जो अब आपका सितंबर में आएगा उसको मैं डील करूंगा और मैंने डीबीटी डील किया, तो ये मेरे लिए भी कन्वीनियंट है कि मैं एक शिफ्ट में डीबीटी के लिए आपको प्रिपरेशन कराऊंगा और एक बार मैं आपको आईसीएमआर। और ये आप गारंटी से ले लीजिए कि अगर आप ये दोनों प्रिपरेशन मेरे साथ अच्छे से करते हैं तो आपको सीएसआईआर क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनटिल अनलेस अगर आप अपने दिमाग से सीएसआईआर का फियर निकाल दें। और इसका फियर निकालने के लिए मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पे मैंने सीएसआईआर के जो 2022 में पेपर हुआ है मैंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर को मैंने डिस्कस किया। और मैंने क्वेश्चन पेपर तब डिस्कस किया है जब मैं आईसीएमआर के लिए पढ़ा रहा था। और जितने टॉपिक्स मेरे चैनल पे आज की डेट में अवेलेबल हैं वो उतने टॉपिक उस डेट पे नहीं अवेलेबल थे। तब भी मैंने सीएसआईआर के 2022 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, जिसमें मेरे ही बताए हुए आसपास के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए फंसे हैं। ठीक है, और थोड़ी सी ट्रिकी तरीके से कैसे आपको ट्रेस करना होता है सीएसआईआर के क्वेश्चंस को, तो वो सारी चीजों को मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया है। तो अब अगर आप वापस से जाके मेरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका सीएसआईआर के लिए भी काम बन जाएगा। कुछ आपको बहुत रॉकेट साइंस करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पढ़ाई की है उसी को समेटिए। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम का फियर नहीं रखना है। ठीक है, अब आप केवल इतना सोचिए कि मैं जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहा हूँ
मैंने एक डीबीटी ने कंडक्ट कराया, मैंने उसको दे लिया, अब मैं सीएसआईआर का एग्ज़ाम दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बायोलॉजी नहीं चलेगी, और अब यहाँ से मुझे लगता है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो अब इस तरीके का कोई भी अब आप लोग भी अपने संशय में नहीं रखिए, क्योंकि मेरा एक तरीका है कि मैं जो चीज़ कमिटमेंट लेता हूँ, मैं उसको पूरा करने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आधा-अधूरा अगर आपसे मैं 2 लेक्चर अवेलेबल करा दूँ और फिर उसके बाद मैं नहीं अवेलेबल करा पाऊँगा, क्योंकि इधर थोड़ा-सा मेरा बिज़ी शेड्यूल है, तो वो आपके लिए भी नाइंसाफ़ी होगी और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जो कमिटमेंट लेता हूँ, मैं उसको पूरा करने में बिलीव करता हूँ। तो इसी वजह से अभी मेरे लिए भी फ़ीज़िबल होगा कि मैं डीबीटी और आईसीएमआर के रिगार्डिंग आपकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन अभी सीएसआईआर के लिए मैं ऑफ़िशियली आपको कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ, ये है कि कंटेंट अवेलेबल है। मैं आपको गाइड करूँगा टेलीग्राम पे भी, अगर आपको कोई कोई क्वेरीज़ है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, तरीका बताऊँगा कि भैया बाबू ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है? बट मैं उसके रिगार्डिंग अभी आपको कोई वीडियोज़ नहीं दे पाऊँगा। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, और जिस तरीके की बात आ रही थी कि सर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। हालाँकि देखिए, कुछ चीज़ों में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीएसआईआर के 13 यूनिट्स पे जाते हैं, ठीक है? सबका अपना-अपना तरीका है, ठीक है? अब मैं इस बात को भी यहाँ पे आपको प्रूफ कर देता हूँ, जैसे कि आपको डीबीटी की वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे, तो आपको डीबीटी जेआरएफ की वेबसाइट पे जब आप जाएँगे, तो आपको वहाँ पे उसका सिलेबस मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस लहजे से मैंने पढ़ाया है, अगर मैं उस चीज को, अगर मैं डीबीटी जेआरएफ के सिलेबस को लेके पढ़ाता, तो ना मैं कोर्स कंप्लीट कर पाता, और शायद जो आज आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है वो भी नहीं हो पाती। ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप क्वेश्चन पेपर से जज करिए कि उनकी मानसिकता कहाँ तक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओवरऑल बायोलॉजी बदल नहीं जाएगी, एनटीए पेपर करा रहा है तो मोर और लेस चीजें जो होगी वो सेम ही होंगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरा अपना तरीका, अगर आपका अपना तरीका है कि भाई मैं सिलेबस से पढ़ना चाहता हूं, तो आप सिलेबस से पढ़िए। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है आपका सीएसआईआर का। सीएसआईआर में आपके 13 यूनिट्स हैं। अगर आप 13 यूनिट्स करेंगे, तो मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद अगर आप पीडीएफ डाउनलोड भी करते हैं, तो वो कम से कम नहीं तो 20-25 पेज का डाउनलोड होगा, या शायद उससे ज्यादा ही होगा। तो थोड़ा-सा दिमाग में फ़ियर भी आता है कि मैं इतना टॉपिक्स को कैसे मैं कवर करूँगा, नहीं करूँगा। बट जब आप उन चीज़ों को इंटरकनेक्टेड वे में जाएँगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपने बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ा, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने केवल बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ा, उसी के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट भी तैयार हो गया। समझ रहे हैं? तो ये अपना-अपना नज़रिया है देखने का, कि आपको किस तरीके से आधा गिलास भरा देखना चाहते हैं कि आधा गिलास खाली देखना चाहते हैं। तो अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, रादर देन अगर आप 13 यूनिट्स और दुनिया भर की चीज़ें अगर आप फ़ोकस करेंगे। ठीक है? अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है? बाकी जो मेरा सजेशन है कि जो मोटे-मोटे टॉपिक्स हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कि जो आपको सीएसआईआर के लिए अपने, मतलब अगर आप 20-25 दिन का रिवीजन करने जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने हैं, और ये टॉपिक आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। पहला जो है वो आपका सेल सिग्नलिंग है, हालाँकि मेरे भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है? जिसमें बहुत इनिशियली के वीडियो में जाएँगे, ऐसा तो वैसे मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा वीडियो है कि जहाँ पे आप सुन नहीं सकते हैं, बट थोड़ा-सा पुराने वीडियोज़ में आपको थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम लगेगी, बट अगर आप कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। पूरा आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डेफिनिटली पूछे जाते हैं। तो ये आपका हॉट स्पॉट टॉपिक है, सेल सिग्नलिंग, जिसको आप करके जाइएगा। हेजॉग सिग्नलिंग, डब्ल्यूएनटी पाथवे मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। डब्ल्यूएनटी है, हेजॉग पाथवे है, नॉच डेल्टा पाथवे है, मतलब जितने तरीके के ये सारे पाथवेज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एकेटी एमटॉर है, दुनिया भर की चीजें हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेल सिग्नलिंग का अराइज होता है, उसको पढ़ के जाइएगा। इसके बाद, सॉरी, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। इसके लिए भी मैंने, जो कि आपको 1 घंटे का महा रिवीजन कराया था, जो हमने महा मैराथन किया था, वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट वगैरह चीजें होती हैं सिस्टम में। तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी आप किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, पाथफाइंडर वगैरह, जहां पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गए, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है? इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, हॉटस्पॉट टॉपिक है, जहां से पूरी स्टोरी प्लाज्मिड से लेकर किस तरीके से कौन से वेक्टर आए, पूरा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, मतलब दुनिया भर की जो चीजें हैं उसको पढ़िएगा। टूल्स एंड टेक्निक की बुक जो है वो पाथफाइंडर की सफिशियंट है, और सीएसआईआर बहुत क्वेश्चंस टेक्निक्स के बेस पे पूछता है। तो आपको पूरा एटलीस्ट कोशिश करिएगा पाथफाइंडर की बुक में। और कुछ जो इंपॉर्टेंट मेजर टेक्निक्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा के रखा है। और आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी आपका डीबीटी जेआरएफ में जो आपका फ्रेट टेक्निक से क्वेश्चन आया था, उसको मैंने ऑलरेडी करा के रखा था, जहां पे उन्हें डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन पूछा था, जो पावर इनवर्स रिलेशन
जो होता है वो डिस्टेंस के पावर 6 होता है। तो यानी कि बहुत महीन-महीन चीज़ें जो है वो आपकी ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में कवर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अन्यथा आपको फ्रैप, फ्रेट, फ्लैप फैक्स, ठीक है? पैच क्लैंपिंग हो गया, जीनोम एडिटिंग, आपका क्राइस्पर कैस नया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, फुट प्रिंटिंग है, इन सब चीज़ों को करके जाना, समझ रहे हो सकता है मेरे अभी ज़हन में कुछ और टेक्निक्स ना हो, बट ये जो सारा सीक्वेंस है उसको ज़रूर करके जाइएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इकोलॉजी, इवोल्यूशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मैं इसके लिए कहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अगर कवर कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट छोड़ना नहीं, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है कि आप इकोलॉजी, इवोल्यूशन बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको सरफेस सरफेस, जैसे क्या होता है ना, कभी आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो जहाँ पे डार्विन फिंचेस की बात आती है, या इसके अलावा हार्डी विनबर प्रिंसिपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी जेनविन ही पूछ लिया कि उनका इक्विलिब्रियम में क्या स्टेटस था, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, या क्या मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हार्डे विनवर पर अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये सब चीजों को एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा कि आपको सुपीरियर चीजें आपको पता हो, ठीक है? बाकी इसको घबराना नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी कैंसर वगैरह से क्वेश्चन आएगा, एपोप्टोसिस वगैरह से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। इम्यूनोलॉजी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज जो रहेगा वो आपका कम रहेगा, तो आप इसको मतलब जितना आपने डीबीटी के लिए पढ़ा है, थोड़ा बहुत अगर आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिएगा। बाकी मोर और लेस मैंने सब कवर किया हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और सीएसआईआर के पेपर में इम्यूनोलॉजी थोड़ा कम, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, उस लेवल का नहीं पूछते हैं कि जो आपको डीबीटी और आईसीएमआर में 7-8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो रेशियो यहाँ पे नहीं रहता है। तो इम्यूनोलॉजी पे आप बहुत ज्यादा अपना एनर्जी मत वेस्ट करिएगा, थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आपका जो बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी चीजों को तो पढ़ना ही है। बायोकेमिस्ट्री से मतलब ये है कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब पढ़िएगा। प्रोटीन की फोल्डिंग हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। केएम वगैरह की इनिबिशन वाली स्टोरी है, जो वहां पे ग्राफ मैंने बताए थे, किस तरीके से ग्राफ आपके डिजाइन होते हैं, तो वो सारी चीजें। और इसके बाद हीमोग्लोबिन की जो आपकी स्पेसिफिक स्टोरी आती है, जो आपका सिग्मोइडल कर्व देता है, वो क्यों देता है, उसके लिए बहुत सारी थेरीज वगैरह है, ठीक है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वगैरह, ये सब चीजों को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बाकी टूल्स एंड टेक्निक में या फिर आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आप एग्रोबैक्टीरियम अच्छे से करके जाइएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से सीएसआईआर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बेसिक मैंने करा रखा है। बाकी अगर आप थोड़ा सा और उसमें ऐड ऑन करना चाहें तो आप आरएनए एडिटिंग, मतलब पूरा डीएनए से लेकर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन से लेकर आरएनए एडिटिंग हो गया, और मतलब जितनी बेसिक्स है, मतलब ये आपके हॉट स्पॉट टॉपिक रहेंगे। फिर आपका बायोसिंथेटिक पाथवे आता है, ये भी आपका हॉट स्पॉट है, जो कि क्वेश्चंस बनते हैं मोर और लेस। कई सारे पाथवेज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जैसे यूरिया साइकिल मैंने पढ़ाया है, कोलेस्ट्रॉल पढ़ाया है, फैटी एसिड की सिंथेसिस मिल जाएगी, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो 4 अभी मेरे को मेजर याद आ रहे हैं जो मैंने कराए हैं। और उसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो जैसे प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म है, पायरिडीन की बायोसिंथेसिस है, तो ये सब थोड़ा देख के जाइएगा। प्लांट फिजियोलॉजी, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ लीजिएगा, पानी प्लांट में कैसे चढ़ता उतरता है, जो भी दुनिया भर की स्टोमेटा वाली स्टोरी है। और इसके अलावा अगर आप जो भी मान लीजिए कि अगर आप बीएससी एमएससी में जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है, तो वहां से अगर आप बॉटनी वाले हैं तो प्लांट क्लासिफिकेशन को ज्यादा देख लीजिएगा, मतलब ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आप कर लें। और अगर आप एनिमल्स वाले हैं तो आप क्या करेंगे, आप एनिमल वाली कहानी जो है, मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन वगैरह जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लग रही हैं कि मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और जब आप इसको इतना पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरा ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी यूनिट्स जो है वो मेरी कवर हो गई हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक बार आपको वापस से हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल सिग्नलिंग आपको खूब पढ़ के जाना है, ठीक है? पूरा खत्म करके जाना है, समझ लीजिए। सेल सिग्नलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपका। टूल्स टेक्नोलॉजी वाली जो बुक है वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, टेक्निक्स पढ़ना है। इसके बाद इम्यूनोलॉजी आपको कम पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। मॉलिक्यूलर इनका हॉट स्पॉट है, बायोसिंथेटिक पाथवे इनका हॉट स्पॉट है। तो ये मैंने अभी आपको लिखा होगा ना, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चीजें सर ने बता दिया, मतलब अगर इसमें भी अगर आप छलनी लगा के रेक्टिफाई करना चाहें तो सेल सिग्नलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, टूल्स टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंसर को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन वाली सारी स्टोरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोसिंथेटिक पाथवे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम वगैरह भी फेवरेट रहता है, ठीक है? बाकी इसके अलावा आप जिस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप बॉटनी के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है?
अगर आप बॉटनी वाले बैकग्राउंड से आते हैं तो अपने प्लांट ओरिएंटेड चीजों को जो आपने पढ़ा है उनको समेटिएगा, और अगर आप जूलॉजी वाले आते हैं तो आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो आपका जाता है, कभी कभी मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका क्या बोलते हैं कि मेटाजेनेसिस किस में होता है, तो वो आपका ओबेलिया में होता है, या कोई प्लांट से क्वेश्चन पूछ लिया तो एटलीस्ट आप उसको मैचिंग मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, और जूलॉजी वाले अगर हैं तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल आप शायद अच्छे से पढ़ सकते हैं या पढ़ा होगा, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं, और बाकी जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ रही हो। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन ए का फियर नहीं लेना है, जो मैंने आपको बताया है कि सेक्शन ए में ऐसा नहीं है कि अगर आपके 0 नंबर आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर वो आपका स्ट्रेंथ है, अगर आप लगता है कि मैं सेक्शन ए में थोड़ी बहुत वीडियोस इधर उधर के देख के मैं अपना इंप्रूवमेंट कर सकता हूं तो कर लेना, नहीं तो वो जितने क्वेश्चंस देते हैं 2-4 क्वेश्चन तो करने वाले रहते हैं, हर इंसान कर लेता है। ठीक है, और अपने नंबर से लेकर आओगे ना, अपने सेक्शन बी में अच्छा कर लोगे, सेक्शन सी में अच्छा कर लोगे, क्वालिफाई हो जाओगे। तो इतना बड़ा कोई सेक्शन ए का लोड नहीं लेना है कि मुझे सेक्शन ए के लिए क्या करना है, क्योंकि ये अगर आया तो आया, नहीं आया तो क्या होगा ना, आप इसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, सेक्शन बी सी पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब इतना मैटर नहीं करता है, और सेक्शन ए ऐसी चीज है जो दिमाग के मतलब रीजनिंग पे आधारित होता है ना, तो या तो वहां पे आएगा तो करोगे, नहीं आएगा तो कोई लाख पढ़ा के जाएगा ना, नहीं कर पाओगे। और अगर इतने ही अच्छे होते रीजनिंग में तो मैथमेटिक्स आपने ऑलरेडी लिया होता। तो कुछ चीजों को लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी होगी, क्वालिफाई करने में आपको सेक्शन ए दिक्कत नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। हाँ, अगर आपकी सेक्शन ए स्ट्रांग है तो वो आपका रैंक इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल लड़ाई मेरी क्वालिफाई करने पर मेरा ज्यादा फोकस है, बशर्ते मेरा रैंक पे। ठीक है, तो रैंक वाला कहानी मेरे हाथ में नहीं है या किसी भी स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं है। तो अभी पहले उतने लेवल तक मत सोचिए, अभी पहले आप ये सोचिए किस तरीके से हमारा क्वालिफाई होने का जुगाड़ हो जाए। ठीक है, तो ये मोटी मोटी कहानी आपको समझ में आ गई है। तो ये कहानी हो गई। बाकी डीबीटी के रिगार्डिंग जैसे ही आंसर की वगैरह आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। बाकी सारी बायोलॉजी भैया वही है, कोई चेंज नहीं होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन नहीं चेंज होता है, ये केवल आपके दिमाग का फियर है। और जब तक अगर आप अपने फियर को नहीं निकालेंगे तब तक आप इसी तरीके से उलझते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, इस पे कार्य करके देखिए, डेफिनेटली आपको सीएसआईआर में फायदा होगा। और बाकी जो सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है, तो मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि मैं सीएसआईआर के लिए आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अभी डीबीटी जेआरएफ और मैं आईसीएमआर जेआरएफ को मैं डील करूंगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही चीजें होंगी, आईसीएमआर के लिए भी जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और किस तरीके से वहां पे कोर्स वगैरह कंप्लीट कराने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और बहुत सारी चीजें जैसे आपने ये भी सीखा कि इस डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम में कि आपसे बेसिक्स पूछी गई, तो कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत है, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि जो मैंने डीबीटी के प्लेलिस्ट में नहीं था लेकिन वो मेरे आईसीएमआर के प्लेलिस्ट में था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे नए ज्वाइन करते जाए, मतलब आप टाइटल मत देखो यार कि वो डीबीटी लिखा है कि आईसीएमआर लिखा है, उसको एज अ बायोलॉजी समझो। ठीक है, तो आईसीएमआर की प्लेलिस्ट को भी देख लो, वहां पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं या वहां पे मैंने 2-4 बातें बताई हैं, रटाई हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको घूम फिर के काम करेगी। और सबसे पहले अगर आपको सीएसआईआर को लेके फियर है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सीएसआईआर 2022 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन आपको मिल जाएगा। पहले आप उसको देखिएगा और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई पहलू मेरे से मिस हो गया होगा तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बाकी चीजों में आप बता दीजिएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग जो होगा मैं उसको आपका समाधान बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।